हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इरिगेशन के बारे में, सिंचाई, और ये क्यों किया जाता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंचाई के बारे में। इसमें क्या कहा गया है कि एक्चुअली में शुरू से जानते हैं कि क्या है। एक्चुअली क्या था कि आज़ादी के वक्त उस टाइम, उससे पहले लोग उतना डिपेंडेंट नहीं थे सिंचाई पे। कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ों से अपना होता था थोड़ा मोड़ा। ऑफ कोर्स जनसंख्या भी कम थी तो उसका भी एक प्रभाव था। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि सभी चीज़ संसाधन की कमी होने की वजह से बहुत सारी, अब जैसे अंग्रेज चले गए तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, तो संसाधन की कमी के वजह से लोग इस पे डिपेंडेंट होने लगे। धीरे धीरे कृषि को बढ़ावा देने लगे। कृषि को बढ़ावा देने में, अब कृषि तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब तीनों जो सीज़न है, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि कृषि में तीन चार जो है सो सीज़न है, उसमें अलग अलग बुआई होती है, कटाई होती है, जो भी होता है। वो अगर वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, अगर ये चीज़ अगर जो है सो धीरे धीरे अगर जो अलग होता है, जैसे कि मानसून के बाद पोस्ट मानसून का जो सीज़न आता है, तो उसके बाद ठंडी का मौसम है, तो उस वक्त तो सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी होता है जो कि बारिश का वर्षा जल होता है। लेकिन गर्मी से पहले जो कि वसंत ऋतु आया, गर्मी के टाइम आया, तो उस टाइम सिंचाई के लिए क्या किया जाए। अब धीरे धीरे सरकार ने इस पर थोड़ा मंथन किया, सोच विचार किया कैसे क्या किया जाए, तो उसके लिए परियोजनाएं आने लगी धीरे धीरे। सिंचाई कैसे किया जाए, किस तरह से लोगों तक पानी की सुविधा पहुंचाई जाए ताकि वो खेती कर सकें, लोग आश्रित होने लगे। तो आज़ादी के बाद एक्चुअली में क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना बढ़ा कि करीबन 1300 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा के मात्रा में जो है सो कृषि करना ज़्यादा मतलब बढ़ गया। लोग कृषि करने लग गए और इतनी ज़्यादा मात्रा में होने लगी, तो ये करीबन पहले के अपेक्षा 35% ज़्यादा था। जो पहले का एक डेटा था उससे करीबन 35% डेटा ज़्यादा था। तो धीरे धीरे कृषि को लेकर के थोड़ी समस्याएं बढ़ने लगी। कैसे लोग सिंचाई करें, फसल अच्छी नहीं होती थी, तो उसके लिए अलग अलग परियोजनाएं आई। तो उसके अंतर्गत सरकारों ने इस चीज़ को तीन लेन में बांटा, 3 लेयर में बांटा, और उसमें कहा गया बड़ी सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। इसके अंतर्गत जो भी एरिया आता है, मतलब जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो या फिर तमिलनाडु हो गया या फिर बिहार हो गया, ऐसे नदियों के आसपास वाले के पे तो पानी की मात्रा रहती है थोड़ी, पर जहाँ पे नहीं होती है, तो इन सब के लिए जो है सो अलग अलग परियोजनाएं निकली, तो उसके अंतर्गत बनाए गए। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, तो कुछ हैं कैनाल हो गए, ये सभी बनाए जाते हैं कृषि के लिए, जैसा कि हम कैनाल में बताए थे। तो क्या था, बड़ी सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में, अगर आपका मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि इतनी एरिया सिंचाई होनी है, इतनी एरिया इरिगेट होनी है, तो उस जगह पे मध्यम परियोजना जाएगी। फिर लघु सिंचाई परियोजना, ये होगा 2,000 से कम, उसके अंदर जो भी एरिया है वहाँ जो परियोजनाएँ जाएंगी उसमें होगा। तो इसके अंतर्गत जो है सो ढेर सारे कनाल बनाने लग गए। कनाल के साथ साथ कहीं कहीं तालाबें बनाई जाने लगी, कहीं कहीं अब गवर्नमेंट के थ्रू जो सो पंप वगैरह भी लगाए जाने लगे। तो ये सब चीज़ें थी। अब इसमें जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग होती है चीज़ें सिंचाई करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा उपयोग होती हैं वो है नल, फिर नहर, फिर तालाब, फिर अन्य। अब क्या है कि नल और पंप का उपयोग जो है सो 55.9, करीबन 56% जो है सो आपको नल और पंप का उपयोग किया जाता है सिंचाई करने में। बोरवेल वगैरह, जो बोरवेल के बारे में सुनते होंगे, तो उसका हो गया। नहर परियोजना, जो भी अलग अलग जगह नहर सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसमें अलग अलग परियोजनाओं के अंतर्गत जो है सो नहर परियोजना 31.4%। जैसा कि नहर के बारे में बता दूं, जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक एक नहर परियोजना के तहत बनाई गई थी, और उससे जो है सो बहुत सारे क्षेत्र को इरिगेट किया जाता है। फिर वहीं बात करते हैं तालाब भी सरकारों द्वारा बनाई जाती है या फिर कहीं अवेलेबल है, तो इन सब के थ्रू मानव द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया। फिर हो गया अन्य में कोई और सुविधाएं, जैसे कि जैसे वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाता है कि पानी बचा करके उसका उपयोग करना। तो ये सब चीज़, वाटर हार्वेस्टिंग आज के टाइम में बहुत अच्छी सुविधा है कि आप उस चीज़ के बारे में जानकारी लें और समझें, और अगर आसपास किसी को ज़रूरत हो तो उसकी राय दें और उनको भी बताएं। तो ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए, और अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जानें और लोगों तक इस बात को भी पहुँचाएँ, ताकि लोग उससे अवगत रहें, तो उनको समस्या ना उत्पन्न हो सके। तो ये थे आपके जो सिंचाई के जो है सो बेसिक थे। अब
इसमें मैंने बताया कि अलग अलग परियोजनाएं अलग अलग बनी थी कि उसके अंतर्गत में ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो इसके लेयर बन गए, इतने फ्रेम थे, इतना इतना यूज़ होता है। तो इसको देख करके तमिलनाडु में जो कि सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे जो है सो तालाब से, तमिलनाडु में जो है सो तालाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। वहीं सिंचाई के मामले में देखते हैं तो जो स्टेट सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम में आप जानते हैं कि जो वहाँ का मतलब हमेशा बारिश होती है, तो वहाँ सबसे कम प्रतिशत में जो है सो वहाँ सिंचाई की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा ही भाग होगा जहाँ पे कि थोड़ी मोड़ी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जो करीबन 7% के लगभग है। फिर वहीं बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूजेज है, जहाँ पे मतलब सिंचाई की सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, वो आपको पड़ता है पंजाब में करीबन आपको जो है सो 93% आपको वहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत होती है। इन्हीं सभी के अंतर्गत कुछ दो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि बता दें जो हीराकुंड बांध हो गया या फिर भाखरा नांगल डैम हो गया। तो ये सब जो है सो आपको सबसे ज़्यादा है, करीबन 200 मीटर के ऊंचाई का जो है सो आपको भाखरा नांगल डैम हो गया। फिर वहाँ पे जो है सो आपको एक हीराकुंड बांध हो गया। तो ये सब जो है सो अलग अलग, हीराकुंड बांध सबसे लंबा ऐसा करके बांध है। तो वो सब अलग अलग परियोजनाएं हैं जिसके अंतर्गत ज़्यादातर लोग लाभान्वित होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग लाभान्वित हो, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया था ताकि हर लोगों को उसकी होने का फ़ायदा हो सके। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो मतलब आपको इम्पॉर्टेंट जो डैम है या फिर सिंचाई परियोजना है, उसके कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे, जो कि हैं करीबन आपको, जैसे कि हो गया आपको भाखरा नांगल परियोजना, जिससे कि इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लाभान्वित राज्य यानी इस डैम से या इस रिवर से किन किन लोगों को लाभ होता है। तो उसमें बता दूं कि भाखरा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। फिर है एक दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के पास का है। फिर है हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है, ये ओडिशा में है। चंबल नदी परियोजना, ये चंबल नदी पर ही है, जो कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, ये तेलंगाना और कर्नाटका को लाभ देते हैं। फिर वहीं इडुक्की परियोजना जो कि केरल में है, पेरियार नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और वहीं है फिर टेहरी बांध परियोजना, ये उत्तराखंड का है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कोयना परियोजना, कोयना नदी महाराष्ट्र का। फिर घाट प्रभा परियोजना, ये हो गया कर्नाटका। फिर नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात को करता है। इसी पर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, इसी के तट पे नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। फिर वहीं है कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी बिहार तथा नेपाल, जिसके बारे में हम बता रहे थे। फिर फरक्का परियोजना, गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल, ये दोनों नदी पर इसका फरक्का परियोजना है, जो कि बहुत पहले का भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये सब सारे परियोजना थे, ये सब कुछ मैंने हिट नेम बताए हैं जो कि मतलब ज़्यादा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये थे आपके लेयर जो कि एक समझने मात्र है, कितना ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा परियोजना कहाँ पे और कब और कितने राज्यों को लाभान्वित करता है या फिर कहाँ पर है। तो इन सब को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों आप अगर सोच रहे हैं कि 4 से 5 महीने अगर आपके पास एग्ज़ाम के टाइम है तो गलत सोच रहे हैं, तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आपका 2 महीने पहले अगर कंप्लीट हो भी जाता है तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इसलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आप इसमें कंटिन्यू लग जाएं और पढ़ाई चालू कर दें। अगर नहीं किया है तो, और कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और खुद को भी एक बूस्ट मिलता रहता है कि डेली, जैसा कि हमने बताया कि डेली आप थोड़ा पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको दिक्कत भी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।